स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का दूसरा लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, और साथ में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स लैटिस के भी बारे में पढ़ा था। अब हम सेकेंड लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। ये बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अल्टरनेट ईयर पे इससे तो क्वेश्चन आना फिक्स होता है। आप हमेशा कोई भी पेपर दोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस एग्जाम का, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, कोई भी आप पेपर देना उसका ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो डेंसिटी के लिए D इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल का कितना मास हो गया और आप उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको डेंसिटी के बारे में पता चल जाएगा। और डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ अ यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम कितना हमने लिया यूनिट सेल का, A3। तो मास ऑफ वन एटम, जब हम मास डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स वहां पे प्रेजेंट है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे यहां से। और डिवाइड आप किससे कर देंगे, A3 से। A3 क्या हो गया आपका, वॉल्यूम। तो D इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू जेड। M इंटू जेड, ये M क्या बताता, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ ए यूनिट सेल को डिफाइन किया। और Z आपका बताता है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को समझिए कैसे बताएंगे। नंबर ऑफ एटम्स होता है आपका FCC लैटिस पे, या तो FCC में हो, या तो BCC में हो, या तो किसमें हो, सिंपल क्यूबिक में। तो Z आपका कुछ नहीं, वो आपका वैल्यू कौन सा बताएगा, सिंपल क्यूबिक में है या BCC में है या FCC में है। तो यहाँ पे Z के लिए अलग अलग वैल्यू हमने लिखा हुआ, ठीक। अगर हम मास ऑफ वन एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। तो ये आपका क्या बताता है, मास ऑफ वन एटम। तो जब हम चेंज करके लास्ट फाइनल फॉर्मूला लाते हैं तो हमारा क्या होता है, D इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू जेड अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू A3। और इसका यूनिट सबसे ज्यादा याद रखने का यूनिट किस में हमारा रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि जो हम वॉल्यूम लेंगे वो किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन है, एन एटम BCC। कोई एक एटम है, वो किस पैटर्न पे है, BCC पैटर्न पे। और एटॉमिक वेट उसका कितना दिया है, 100। और उसका एज लेंथ कितना दिया है, 400 पिकोमीटर। एंड फाइंड डेंसिटी। तो आपको क्या निकालना है, उसकी डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी के लिए हमारा सिंपल से क्या फॉर्मूला होता है, D इक्वल टू M इंटू जेड अपॉन Na इंटू A3। फिर उसके बाद मास यहां पे देखिए कितना दिया है, एटॉमिक वेट अगर हम देखें तो 100 हो गया, ठीक। और हमारा Z की वैल्यू क्या रखेंगे, यहां पे देखिए Z की वैल्यू BCC के लिए कितनी है, 2। तो आप कितना लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको पता होगा कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां पर हम कुछ नहीं, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। और वॉल्यूम का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम हमारा किसमें दिया है, पिकोमीटर में। पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दे हम, सेंटीमीटर में। तो एक पिकोमीटर बता देता हूं, 10 की पावर -12 मीटर होता है। अगर मैं सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। अब करना कुछ नहीं है, अब सारी वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे पुट कर देनी है और फिर आंसर हमारा अब चलाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 400 पिकोमीटर है। तो यहाँ पे हम आपको एक बार डिफाइन कर देते हैं कि A3 कितना दिया है हमें, 400 पिकोमीटर। तो 400 को आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10 का होल क्यूब।
फिर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर अब चलाएगा। फाइव पॉइंट 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आपका आंसर चला आता है। ठीक, तो इसी तरह से इन सब क्वेश्चंस को कुछ करना रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि पहले फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला आपका कौन सा हो गया, डेंसिटी वाला। ठीक, तो याद ये रखना है कि अभी तो डेंसिटी पूछा है, कभी कभी क्या होता है आपसे जेड की भी वैल्यू पूछ सकता है। तो इन्हीं 2-3 चीजें आपसे हमेशा पूछी जाएंगी, या डेंसिटी पूछा जाएगा, या एटॉमिक वेट पूछा जाएगा, या तो जेड की वैल्यू पूछा जाएगा। जेड क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एटम। या तो हमसे क्या पूछ सकता है, एज लेंथ, हमसे एज लेंथ भी पूछ सकता है। करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और यहाँ पे हमें अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है NaCl। NaCl को क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो क्लोरीन एटम्स कहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे एंड फेसेस पे ऑफ यूनिट सेल। यानी क्लोरीन हमारा कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर और फेसेस पे जब प्रेजेंट है तो ये किस तरह का बना, FCC लैटिस। फिर अगर हम निकालें क्लोरीन पर यूनिट सेल, यानी कि जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, तो क्लोरीन हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारा कॉर्नर पे है और फेसेस पे है। तो कॉर्नर और प्लस फेसेस का हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो कॉर्नर हमारा कितना होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्यूब में कितने होते हैं, 8 इंटू उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। एंड फेसेस टोटल कितने होते हैं क्यूब में, 6, और इंटू उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल आपका 4 आया। सोडियम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, एजेस में एंड बॉडी सेंटर में। तो सोडियम याद रखिएगा NaCl पे कहाँ प्रेजेंट होता है, एजेस पे और बॉडी सेंटर पे। तो इसका आप क्या निकालिए, नंबर ऑफ अ यूनिट इन पर एटम। तो जब आप निकालेंगे तो एज हो गया, एज अब प्लस बॉडी सेंटर। तो क्यूब में हमारा एज कितना होता है, 12 एज होता है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4, और प्लस बॉडी सेंटर कितना होता है हमारा क्यूब में, 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना है आपका, 4 आया। इस तरह से हमने ये निकाला कि 4 Na+ आयंस एंड 4 Cl- आयंस आपके कहां प्रेजेंट होते हैं, इन पर यूनिट सेल में। मतलब एक यूनिट सेल में कितने NaCl प्रेजेंट होंगे, 4 NaCl। 4 NaCl आर प्रेजेंट इन वन कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में आपके कितने प्रेजेंट हैं, ये बताया गया है। अब हम डिफाइन करेंगे एज लेंथ को। तो एज लेंथ हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है हमारे, हाफ रेडियस इसका, हाफ रेडियस इसका। कितने क्लोरीन हो गए, 2 रेडियस ऑफ अ क्लोरीन। और सोडियम हमारा यहाँ प्रेजेंट है, तो सोडियम के भी कितने रेडियस हो गए, 2 रेडियस। तो यहाँ पे जब आप एज लेंथ को डिफाइन करेंगे तो एज लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 2RNa+ प्लस 2RCl-। 2 कॉमन ले लेंगे तो RNa+ और प्लस Cl-। तो वो आपको क्या डिफाइन करेगा, एज लेंथ। अब एज लेंथ जब आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, तो उसके बाद RNa+ और प्लस Cl-, तो ये आपका कितना हो जाएगा, A/2। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि RNa+ और RCl- को कहा क्या जाता है। तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस पूछा जाए तो वो क्या होगा, A/2। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा था, सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कोऑर्डिनेशन याद रखिएगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन नंबर आपका NaCl का 6:6 का रेशियो बनता है। फिर उसके बाद ये रेशियो भी पूछा जाता है, RNa+ और RCl-, यानी कि आपका कैटायनिक और एनायनिक का रेशियो क्या होता है। तो इसका रेशियो जो है 0.414 के बराबर आता है। ठीक, तो ये क्या क्या होता है कि सोडियम आयन जो है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, एट अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड में। दूसरा तरह का कंपाउंड आता है हमारा सीजियम क्लोराइड, यानी कि CaCl टाइप। सीजियम क्लोराइड हमारा कैसे अरेंज होता है, BCC लैटिस में। क्लोरीन आयन जो होते हैं वो आपका कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और सीजियम आयन कहाँ होते हैं, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्लोरीन अगर निकाला जाए प्रेजेंट सेल में कितना होता है, तो क्लोरीन हमारा कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे क्या निकाल लेंगे, उसका नंबर ऑफ यूनिट सेल। जब आप कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्यूब में कितने होते हैं, 8 इंटू उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8।
फिर उसके बाद अगर हम देखें नंबर ऑफ सीजियम आयन का पर यूनिट सेल में, तो वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले तो सीजियम आयन वो हमारा बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर क्यूब में कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 सीजियम आयन हमारा निकला है आपका नंबर ऑफ अ यूनिट सेल, और 1 क्लोरीन आयन के लिए भी निकला नंबर ऑफ अ यूनिट सेल। तो इस तरह अगर हम देखें पर यूनिट सेल में हमारे कितने आयन्स प्रेजेंट है, तो 1 सीजियम आयन प्रेजेंट है एंड 1 क्लोरीन आयन प्रेजेंट है। मतलब एक कंपाउंड सीजियम क्लोराइड का बनाने के लिए हमें कितने आयन चाहिए, 1 CS सीजियम प्लस एंड 1 आपका क्लोरीन आयन। और फिर अगर अब हमें निकालना है अलोंग द बॉडी डायगोनल्स के थ्रू इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटर आयनिक डिस्टेंस कितनी होगी। अगर हम देखें 2 क्लोरीन है, फर्स्ट क्लोरीन का रेडियस एंड देन सेकंड क्लोरीन का रेडियस, तो कुल मिलाकर के हमारे क्लोरीन के रेडियस कितने हो गए, 2। और यहां पर सीजियम हमारा कितना, एक कंप्लीट बॉडी सेंटर के फॉर्म में हमारा सीजियम आयन प्रेजेंट है, तो उसका रेडियस कितना हो गया, 2R। तो 2 सीजियम आयन प्लस 2 रेडियस ऑफ अ क्लोरीन आयन मिलकर कितना होता है बॉडी डायगोनल हमारा, आपको डिराइव मैंने कराया तो उस समय कितना होता है A√3। तो यहाँ पे आपका आ गया A√3, बॉडी डायगोनल आपका कितना होता है A√3 के बराबर। अब आप यहां से 2 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। कॉमन जैसे ही हम करेंगे तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ अ CS प्लस एंड प्लस आपका रेडियस ऑफ अ Cl माइनस इक्वल टू क्या हो गया A√3। एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ अ CS प्लस एंड प्लस आपका रेडियस ऑफ अ क्लोरीन आयन इक्वल टू A√3/2। अब इसी को हम क्या कहते हैं, यहां पे हमारा इंटर आयनिक डिस्टेंस। इस तरह से हमने अपना इंटर आयनिक डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि 8:8 का रेशियो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का बनता है। अब हम तीसरे तरह के ZNS टाइप मतलब जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट। S2 माइनस यानी सल्फाइड आयन कहां पर प्रेजेंट होता है, FCC लैटिस पे। और FCC लैटिस पे मतलब FCC जो लैटिस होती है वहां पे हमारा अरेंजमेंट कहां होता है, कॉर्नर प्लस फेसेस। यानी कि सल्फाइड आयन का अगर आप नंबर ऑफ अ यूनिट सेल निकालेंगे तो आपका कॉर्नर कितना होता है 8 × 1/8 और फेसेस कितने होते हैं 6 फेसेस मल्टीप्लाइड बाय उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। कुल मिलाकर के आपको कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया सल्फाइड आयन का नंबर ऑफ अ यूनिट सेल। फिर उसके बाद जिंक आयन का देखेंगे तो जिंक आयन जो है वो हमारा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है। जब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है तो जब हम नंबर ऑफ अ जिंक आयन के लिए पर यूनिट सेल निकालेंगे तो हमारा 8 × हाफ का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है तो 4 आता है। तो नंबर ऑफ Zn2+ के अकॉर्डिंग हम देखें तो पर यूनिट सेल में कितना हो गया 4। तो इस तरह से अगर हम देखें 4 Zn2+ हो गए एंड 4 S2- यानी 4 सल्फाइड आयन, यानी कि पर यूनिट सेल में हमारे कितने होते हैं 4 Zn2+ एंड 4 सल्फाइड आयन। तो इस तरह से आपके 4 कंपाउंड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जिंक सल्फाइड बनाते हैं जो पर यूनिट सेल में आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 4:4 होता है। और आपका कैटायन और एनायन का जो रेशियो बनता है वो 0.2 to 5 बनता है, किसमें, जिंक सल्फाइड के केस में। सॉरी मैं यहां पे आपको बताना भूल गया था सीजियम क्लोराइड में। तो सीजियम क्लोराइड में कैटायन और एनायन का रेशियो क्या बनता है 0.732। ये आपका रेशियो बनता है। आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथे टाइप के कंपाउंड्स के बारे में तो हमारा है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड को क्या कहते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन और फ्लोरीन आयंस की स्टडी करा जाता है यहाँ पे। तो कैल्शियम आयन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, FCC लैटिस पे। FCC लैटिस हमें पता ही है उसका नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितना होता है 4 होता है। और फ्लोरीन आयन जो होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। जिंक सल्फाइड में कहाँ प्रेजेंट था, आपका अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट था, बट यहाँ पे कहाँ है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है। दैट इज क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन आयंस का अगर हम पर यूनिट सेल निकाले तो कितना होता है 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, तो 2 × n।
तो हमारा क्या हो गया, 4 हमारा FCC है, तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, 8 नंबर ऑफ पर यूनिट सेल हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। फिर अगर हम देखें यहाँ पे 8 कैल्शियम आयन है और 4 फ्लोरीन्स आयन्स हैं, तो इनसे पर यूनिट सेल में कितना का फॉर्मेशन हो गया, 8 का। और 4 कंपाउंड्स मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा पर यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि हमें अगर एक कैल्शियम फ्लोराइड का यूनिट सेल तैयार करना है तो उसके लिए हमें कितने कैल्शियम फ्लोराइड की जरूरत पड़ेंगे, 4। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेशन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है पेपर में। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कितना होता है, 8:4। अब है एक 5वीं टाइप का कंपाउंड जिसे क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड कौन शो करता है, N2O। N2O हमारा जो होता है वो एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कहा हमारा प्रेजेंट होता है, FCC पे। और सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। जैसा हमारा जो है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड्स में प्रेजेंट था, फ्लोरीन आयन जो है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर जो है सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। अगर फिर इसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन रेशियो पूछा जाता है तो वो आपको क्या होता है, 4:8। अब यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि NaCl को क्या हम CaCl में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कब, जब हम हाई प्रेशर रखें। हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड में NaCl कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो सीजियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह का अभी तक हमने स्टडी किया है और आगे अब हम स्टडी करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। तो ये अभी तक का हमारा कुल मिला के स्टडी रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स का कैसे हम स्टडी करते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा है, यहाँ से भी एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बता दो जितना मैंने बताया है इसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज्यादा हट के क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। इतने पॉइंट्स हमेशा कवर जो है जितने भी मैंने किए हैं उसी से ही अभी तक क्वेश्चन बने, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फिर आगे हम अब डिफेक्ट्स की स्टडी करेंगे, तो बात करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है डिफेक्ट्स होता क्या है सॉलिड में, उसको जाना जाए। तो एनी इरेगुलर इन परफेक्टली ऑर्डर रेगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट। इम्परफेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि कोई भी एटम्स है रेगुलर अपना अरेंज है, जैसे ए बी फॉर्म में अरेंज है, उसमें से कोई भी एटम क्या हो जाए, मिस हो जाए, चाहे ए मिस हो जाए चाहे बी मिस हो जाए, तो जो रेगुलर पैटर्न हमारा क्या बन रहा था, ए बी टाइप का, अगर उसमें कोई भी एटम मिस हो गया तो मतलब क्या है, वो उसमें इरेगुलरिटी आ गई। अब इरेगुलरिटी आ गई तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन जो सॉलिड्स में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हमारा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट। यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए कि ए है और उसके साथ बी है, यानी कि A+B+, B-, ऐसे करके पूरे एटम्स अपने रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है, उसमें से कोई भी क्या हो, एक एटम मिस हो जाए या दोनों एटम, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन दोनों क्या हो जाए, साथ में मिक्स हो जाए, या सिर्फ कैटायन मिस हो जाए या फिर क्या हो, सिर्फ एनायन मिस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और दूसरा डिफेक्ट हमारा आता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमें मेजर जो है 3 पढ़ने रहते हैं। उसमें आता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहा जाता है, और स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को उसका दूसरा भी नाम है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी से कहा जाता है। तो जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, द डिफेक्ट इन सॉलिड सो दैट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंज, यानी कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जब उसका फॉर्मूला चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। यानी कि आपका कैटायन और एनायन में कुछ भी मूव हुआ बट उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और इसको और दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में ही सबसे इंपॉर्टेंट अब कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में पहले ये देखिए, फर्स्ट लेयर क्या हुई, कैटायन की, एंड देन एनायन, कैटायन, ऐसे करके अपना एक रेगुलर पैटर्न पे कैटायन एनायन अपना अरेंज थे। इसमें क्या हुआ कि एक आपका एनायन यहां से मिस हो गया और यहां से क्या हो गया, एक कैटायन मिस हो गया। यानी कि यहां पर कौन कौन मिस हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। तो वही ये इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस
एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, अपने लैटिस साइट से जो है कैटायन और एनायन दोनों जो है इक्वल नंबर में मिस होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दूसरे में वैलेंसी डिफेक्ट भी शॉर्ट की डिफेक्ट हो, दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, आपका वैलेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट के कारण क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस हो जाती है। पूछा जाता है किस डिफेक्ट में आपका जो है डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो याद रखिएगा शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। और ये डिफेक्ट कहाँ कहाँ ऑब्जर्व हम करेंगे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, ज्यादा हो। तो ज्यादा कौन कौन से आते हैं आपके, 6 और 8, 6 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस होंगे वो क्या होगा, नियरली सेम होगा, मतलब उनके साइज में किसी भी तरह का क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आपको कैटायन और एनायन दोनों का साइज क्या लेना है, सेम लेना है। अब इसके एग्जांपल्स हैं, इसमें NaCl आता है, आपका KCl है, CSCl है और साथ में AgBr है। AgBr के बारे में एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, AgBr आपका शॉर्टकी में भी आएगा और फ्रेंकल डिफेक्ट में भी आएगा। AgR दोनों डिफेक्ट्स में शो करता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक में दूसरा जो डिफेक्ट है हमारा, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे आयंस जो होते हैं मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, लैटिस साइट से जैसे ही आपका एनायन एक्साइट करता है तो उसके बाद क्या होता है, एंड गोज टू इंटरस्टिशियल साइट, और वो आपका कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट्स पे चला जाता है, जिसके कारण इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हम कहते हैं। और इससे होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा था, डेंसिटी चेंज हो रहा था, बट फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, डेंसिटी चेंज नहीं हुआ। अब ये फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, इसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशन है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपका सेकंड कंडीशन है लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस, यानी कि आपका कैटायन और एनायन में क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। याद रखिएगा जो कैटायन का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, कैटायन वेरी वेरी स्मॉल होता है यहाँ पे, इसीलिए इसकी सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि इन दोनों में क्या हो, लार्ज डिफरेंस हो। तो ये वाला जो हमारा कैटायन होगा इसका क्या होगा, साइज स्मॉल साइज का होगा। फिर उसके बाद इस डिफेक्ट के कारण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, ड्यू टू दिस डिफेक्ट सॉलिड बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस डिफेक्ट के कारण जो है जो कंडक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करने लगता है। और ड्यू टू दिस डिफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेज, जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सॉलिड का क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। और हम इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो सिल्वर क्लोराइड हो गया, AgCl, AgBr, AgI और आपका ZnS। अगर आप देखेंगे तो AgBr क्या है, दोनों में कॉमन है, किसमें किसमें, शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया और आपका फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया, ये दोनों में आपका प्रेजेंट होता है ये डिफेक्ट। उसके बाद हम दूसरे टाइप की डिफेक्ट स्टडी करते हैं जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है, द डिफेक्ट्स इन सॉलिड सो दैट फॉर्मूला एंड कंपाउंड चेंजेस, यानी कि जब किसी भी साइड से अगर एनायंस या कैटायंस अगर मूव कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाए, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाए या फिर उसका क्या हो जाए, कंपाउंड ही पूरा बदल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, मेटल एक्सेस ड्यू टू वैलेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि मानिए ये आपका एनायन हो गया, फिर कैटायन हो गया, फिर उसके बाद एनायन हो गया, फिर यहाँ पे आपका कैटायन है। जब यहाँ से एनायन जैसे ही मूव किया तो उसने एक नया स्पेस बना दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक नए कलर का फॉर्मेशन करता है। पहले तो जो फ्री स्पेस बचा उसे क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर का पूरा नाम क्या होता है, फोब सेंटर, और फोब का मतलब क्या होता है, कलर। तो यानी कि जैसे ही यहां से कोई भी एटम अगर मूव किया, यहां से आपका अगर एनायन मूव किया तो एनायन के मूव होने से कौन सा हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन आगे प्रेजेंट हो गई तो उससे जो है नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर कोई नया जो है कोई कलरेशन शो कर सकता है। तो आइए देखते हैं पहले, व्हेन अ सॉलिड NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर। जब हम सोडियम को
वेपर के फॉर्म में हीट करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम टू सोडियम आयन में। तो उसको किसने बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन ने। और ये इलेक्ट्रॉन आपका आयनाइज हो गया, क्या कहाँ गया, क्लोरीन के पास। फॉर्म द सॉलिड गेट्स एक्साइटेड, और उसके कारण क्या हो जाता है कि NaCl जो है एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है, और फिर वहां पे एक नई साइट का फॉर्मेशन हो जाता है, मिसिंग साइट जिसे हम कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन या फिर एफ सेंटर इसे कहा जाता है, एंड इट्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर मिसिंग साइट में कौन ऑक्यूपाइड कर लेता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड कर लेता, और वो विजिबल लाइट के कलर को एब्जॉर्ब करके नया नया कलर शो करने लगता है। जैसे कि अगर NaCl होगा तो NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में। और आपका लिथियम क्लोराइड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। KCl है, KCl किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वॉयलेट में। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है एफ सेंटर के कारण हमारा इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये फॉर्मेशन जो है एफ सेंटर जो मिसिंग साइट है वहां पे इलेक्ट्रॉन आकर के ऑक्यूपाई किया, जिससे आपको जो है नए नए कलर का फॉर्मेशन आपको मिलता है। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट्स पे अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन ऐड हो जाता है तो उस दौरान जो है आपका ये डिफेक्ट आता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो ZNO है वो ZNO किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका Zn2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन में। तो जब हम जिंक ऑक्साइड को जब ऑब्जर्व करते हैं तो इनिशियल स्टेज में वो व्हाइट कलर में होता है, जैसे ही उसको हम हीट प्रोवाइड कराते हैं वो अपने येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरे टाइप का हमारा आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है आपका मैक्सिमम चांसेस जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दिखता है। क्यों, क्योंकि वहां पे वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, इट इज ऑब्जर्व इन द कंपाउंड इन विच मेटल हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक तरह का अगर आप देखेंगे तो Fe0.98 ऑक्सीजन। तो इस तरह के जो है जो भी अगर आपको एग्जांपल्स मिले Fe0.98 या Ni0.96 हो, इस तरह से जो भी कंपाउंड मिलते हैं वो मेटल डेफिशिएंसी होती है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेटल क्या है, कुछ अमाउंट में कम है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चंस को। जैसे कि आपका निकल का ऑक्साइड दिया हुआ है Ni0.98 ऑक्सीजन, और आपको फाइंड आउट क्या निकालना है, Ni2+ यानी कि निकल आयन का 2+ और Ni4+ यानी निकल आयन का 4+ आयन आपको सॉलिड में निकालने हैं। तो इस तरह के पहले सॉलिड्स को देखिए कहा क्या जाता है। इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं मिक्स सॉलिड। मिक्स सॉलिड इन द सेंस यहाँ पे आपका निकल भी है और साथ में ऑक्सीजन भी है, तो इसको क्या कहा जाता है, मिक्स सॉलिड। आइए देखा जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो Ni0.98 है, इसके अमाउंट को पहले हम डिस्कस करेंगे। जो 0.98 वो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये सोचिए कि इनका अमाउंट कितना होगा। यानी कि निकिल अगर 100 होगा तो आपका ऑक्सीजन भी क्या होगा, 100 होगा। दोनों का अमाउंट क्या लेना है, इक्वल लेना है। ये नहीं कि आपने निकिल को 100 ले लिया तो इसको जो है आप कितना लेंगे, 10 या 20 लेंगे। दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर आप 100 का 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 98, और ऑक्सीजन कितना होगा, 100। तो इस तरह से इनका अपना जो है डिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आयंस के बारे में बात करें तो Ni2+ सबसे पहले जो होगा आपका क्या होगा, वो Ni2+ को क्या कहेंगे हम, X कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट आयन को हमने क्या माना है, X माना है, और दूसरे आयन को हम क्या कहेंगे, Ni4+ को हम क्या कहेंगे, आपका 98 - X। ठीक, फिर उसके बाद करना कुछ नहीं, जिसका जैसे आयन का चार्ज दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो Ni2+ कितना हो गया आपका, इसके साथ चार्ज कितना है, 2 के साथ x का आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2x प्लस, और Ni4+ के साथ आपका कितना है चार्ज, 4+ है Ni के साथ, तो आपका हो गया +498 - x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 200, क्योंकि नेट अमाउंट कितना हो गया आपका 200, यानी कि निकल का आपका 100 और ऑक्सीजन का 100, नेट क्वांटिटी दोनों की कितनी होगी, 200। अब बस यहां से करना कुछ नहीं, आपको जो है वैल्यूज अब फाइंड कर देनी है। तो आप देखेंगे तो ये 2x हो गया और प्लस कितना हो गया, ये 392 - 4x इक्वल टू कितना हो गया, 200, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
माइनस 2x हो गया, माइनस 2x इक्वल टू 200 माइनस 392। तो आपका यहाँ से माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 192। x इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो ये आपका 96 हो गया। तो इस तरह से जो है आपने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया। x की वैल्यू आपने फाइंड किया तो आपने क्या निकाला, Ni2 प्लस को, Ni2 प्लस की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 96। अब आपको क्या निकालना है, Ni4 प्लस की वैल्यू। Ni जब आप 4 प्लस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसमें से माइनस करेंगे, 98 माइनस x, क्योंकि हमने Ni4 प्लस की वैल्यू कितना लिया है, 98 माइनस x। जैसे ही आप माइनस x करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, Ni4 प्लस की, यानी कि आपका 98 माइनस 96 इक्वल टू कितना आ गया, 2। यानी कि आपका आंसर Ni2 प्लस का कितना बना, 96, और Ni4 प्लस का कितना बना आपका 2। इस तरह से आपने ये आंसर निकाल लिया। तो आपने जो अभी तक Ni2 प्लस कितना निकाला, आपका कितना आया, आपका 96 आया, और Ni4 प्लस कितना आया, आपका 2 आया। अगर आपसे पूछा जाए कि Ni2 प्लस या Ni4 प्लस का आप परसेंटेज बताइए, तो Ni2 प्लस का जब आप परसेंटेज बताएंगे कि Ni2 प्लस का परसेंटेज अमाउंट कितना है, तो Ni2 प्लस का हमारा कितनी वैल्यू आई है, 96 इक्वल टू क्या होगा, 96 अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ निकल कितना है, 98 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिलाकर के आपका जो आता है 97 पॉइंट समथिंग आता है, 97.7 परसेंटेज की वैल्यू आती है, तो ये आपका 98% अप्रोक्स आता है। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका ये कंप्लीट सॉलिड स्टेट था। तो एक चीज बता दो, सॉलिड स्टेट का जो आपने पहला लेक्चर देखा है और ये लास्ट लेक्चर, इन्हीं दोनों लेक्चर्स में से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा कवर आपका जो है नीट के लिए बनाया गया और जेई के लिए, और साथ में जो बोर्ड एग्जाम आप देंगे उन सब के लिए बना है। इससे ज्यादा कहीं और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सॉलिड स्टेट में खास तौर पे। और आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या हो, लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले और इतने अच्छे चैनल को वो अप्रिशिएट कर सकें। और आप हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, @Radian क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज के नाम से टेलीग्राम पे चैनल चल रहा है, और आप लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन सॉल्व करिए और आप हमें सेंड करिए। तो अगला जो लेक्चर आएगा सॉलिड स्टेट का, वो आएगा आपका प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, सेकंड लेक्चर देखा, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो, तो उससे आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए। तो अगला लेक्चर जो बनाने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो आप लोग प्लीज आइए टेलीग्राम पे और हमको ज्यादा से ज्यादा जो है आप क्वेश्चन दीजिए, जिससे जो है लार्ज ऑफ वेराइटी के मैं क्वेश्चन जो है करा सकूं क्वेश्चन। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।